नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और हम लोग पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का 30 एमसीक्यू प्रश्न देख लिए थे, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन ये अर्धवार्षिक पेपर का था पिछले साल का, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अब हम लोग वही क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोगों का यहाँ पर रहेगा 2 और 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल बोर्ड में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं सामाजिक विज्ञान का 30 एमसीक्यू, उनके लिए वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन बी में है दिया हुआ, जो कि आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। लेकिन हम लोग सभी का क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। तो एक-एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ सेक्शन भी 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, विश्वग्राम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्वग्राम का अर्थ होता है कि सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से पूरा विश्व एक गांव की तरह जुड़ जाना, यही होता है विश्वग्राम का अर्थ। और विश्वग्राम से समझते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा जा रहा था कि समूह 77 यानी कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि G77 विकासशील देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि G77 का स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1964 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, पूछा जा रहा है बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ 2 लाभ पूछा है, तो 2 लाभ यहाँ पर पहला लाभ में हो जाएगा सिंचाई की सुविधा, यानी कि आप लोगों को सिंचाई की सुविधा यानी कि मोटर वोटर लगा के पानी वगैरह पटाते हैं, तो फसल वगैरह खेती वगैरह करते हैं किसान, तो ये हो जाएगा सिंचाई की सुविधा। दूसरा आता है जल विद्युत उत्पादन। अब नदी है तो उससे पानी में है, पानी से बिजली उत्पादन किया जाता है, तो उसमें भी यह उपयोग होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 34, और 34 में पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है आप लोगों को खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल। और खरीफ फसल पहले मैं बता दूँ, उसके बाद रबी फसल में चर्चा करता हूँ। तो जो फसलें मानसून में यानी कि जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है, उन्हें हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। इसकी अवधि होती है जून से अक्टूबर। और जो आप लोगों का रबी फसल मैं बताया, वो उसे हम लोग नवंबर के महीना में बोते हैं और अप्रैल महीना में काट लिए जाते हैं, यानी कि रबी फसल हम लोग कहते हैं। रबी फसल हम लोग कहेंगे उनको जो नवंबर में बो दिए जाते हैं और अप्रैल महीना में काट लिए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा था आप लोगों से कि समाजवाद क्या है। अब इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक नियंत्रण होता है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों का गांव में कोई संस्था होगा या फिर कोई टीम होंगे, उन लोग सब पैसा मिला के कोई सामान लिए होंगे, टेंट वगैरह या फिर कुर्सी वगैरह, और गांव में किन्हीं तरह का फंक्शन वगैरह होता होगा, तो देखते होंगे कि जो ये साधन होते हैं कुर्सी वगैरह, वो लोग सब मिल के यूज किया जाता है। मतलब कोई भी समाज में यूज कर सकता है जो जो मिला के पैसा लिए हैं। तो ये हो जाता है आप लोगों का समाजवाद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है आप लोगों से, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकिल। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
और दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि प्रति व्यक्ति अथवा औसत आय क्या है। और इसका आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। और हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर वाले प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन सी, इसमें 3 नंबर वाले अंक यहाँ दिए हुए हैं, देख सकते हैं। 3 गुना 6 और बराबर 18 यानी कि 6 प्रश्न बनाना रहता है, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ 6 बनाना रहता है। तो हम लोग यहाँ पर 8 क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, इसका विरोध क्यों किया गया। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग दोस्तों। और इसका आंसर में दिया हुआ है आप लोग को के सामने कि साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में भारत आया था, और इस आयोग का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करना था। इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और भारतीयों को अपने ही देश के संविधान से जुड़े निर्णयों से बाहर रखना अपमानजनक माना गया। तो उसके बाद कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि साइमन गो बैक। और उसके बाद यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय ने इसके विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें वे घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। इस घटना से राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हो गया। तो यही कारण था आप लोगों का कि साइमन कमीशन भारत कब आया और इसका विरोध क्यों किया गया। ये था क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था और 1918 तक चला था। तो इसमें आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो युद्ध के कारण करों में वृद्धि, महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ गया। किसानों से जबरन अनाज और सैनिकों की भर्ती की गई, जिससे असंतोष फैला और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला, क्योंकि विदेशी वस्तुओं की आपूर्ति कम हो गई। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कानून लागू किए, जिनमें रॉयल एक्ट प्रमुख था। और क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि रॉयल एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आगे दिया हुआ है कि इससे जनता में आक्रोश बढ़ा और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली, जिसका परिणाम असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आया। तो यही था आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का कि क्या प्रभाव पड़ा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ दिया हुआ है खादर मिट्टी और एक तरफ दिया हुआ है बांगर मिट्टी, दोनों का क्या काम है चलिए हम लोग जानते हैं। तो खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। और दिया हुआ है दूसरा नंबर पॉइंट में हर वर्ष बाढ़ से नई परत आती है और बाढ़ से प्रभावित नहीं है। और यहाँ दिया हुआ है कि खादर मिट्टी है, इसमें आप लोगों का अधिक उपजाऊ होता है फसल। और यहाँ पर बांगर मिट्टी में अपेक्षाकृत
कम उपजाऊ होता है फसल। और आगे में दिया हुआ है यहाँ पर खादर मिट्टी में दिया हुआ है कि नदियों के तट पर पाई जाती है, और यहाँ पर बांगर मिट्टी में दिया हुआ है ऊंचे मैदानों में पाई जाती है। और फिर खादर में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है, और बांगर मिट्टी में दिया हुआ है कि चूना व कंकड़ अधिक होते हैं। तो ये था खादर और बांगर में अंतर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल कैसे है। तो इसका हम लोग आंसर को देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ आंसर में भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यहाँ वर्ष में लगभग 300 दिन धूप मिलती है, और सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय और सस्ती और प्रदूषण रहित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में यह अत्यंत उपयोगी है, और रूफटॉप सोलर सिस्टम और सोलर पार्क तेजी से विकसित हो रहे हैं। इससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो यही था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया हुआ है दबाव समूह क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो दबाव समूह वे संगठन होते हैं जो सरकार पर अपने हितों के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इनका उद्देश्य नीतियों को प्रभावित करना होता है। ये प्रदर्शन, धरना, प्रचार और याचिकाओं के माध्यम से काम करता है। अब हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। तो यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है तो किसान यूनियन और मजदूर संघ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। दबाव समूह लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मजबूत करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। ये था आंसर आप लोगों का। दबाव समूह में क्या है और उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, तकनीक और सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण का प्रमुख उदाहरण है। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों पर दबाव भी बढ़ता है। वैश्वीकरण ने विश्व को एक वैश्विक गांव में बदल दिया। ये था आंसर आप लोगों का वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में दिया हुआ उपभोक्ता किसे कहते हैं और उपभोक्ता के मुख्य कर्तव्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग उपभोक्ता किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। उपभोक्ता का मुख्य कार्य, उपभोक्ता जो वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, जैसे कि कोई भी इंसान हो जाएगा इसका। तो अब हम लोग देखते हैं इसका मुख्य कर्तव्य। इसमें पहला नंबर में है गुणवत्ता चिन्ह और देखना, और दूसरा नंबर में है बिल लेना, तीसरा नंबर में है सही जानकारी प्राप्त करना, और 4 नंबर में शिकायत दर्ज करना, और 5 नंबर में है जागरूक रहना। कर्तव्यों का पालन करने से उपभोक्ता शोषण से बच सकता है। और क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा जा रहा है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या क्या है, इसे कैसे सुलझाएं। अब मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर है कि दोहरे संयोग की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होती है, जहां लेन देन तभी संभव था जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तु चाहते थे। पहले के ज़माने में आप लोग जानते होंगे कि मुद्रा नहीं था, और मुद्रा जब नहीं था तो वस्तु का आदान प्रदान करने में काफ़ी दिक्कत आती थी। जहां पर किसी
एक आदमी को अगर आप गेहूँ चाहिए और उसके पास अगर चना है बेचने के लिए, तो उसको ऐसा आदमी खोजना पड़ता था जिसको चना लेना हो और बदले में गेहूँ बेचना हो। तो यह काफ़ी कठिन होता था। तो इसीलिए यहाँ बता रहा है कि यह प्रणाली असुविधाजनक थी। इस समस्या का समाधान मुद्रा यानी पैसे के आविष्कार से हुआ और मुद्रा को सभी लोग स्वीकार करते हैं, जिससे व्यापार आसान हो गया। इससे लेन-देन सरल, सुरक्षित और तेज़ हो गया। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 46। अब हम लोग बढ़ते हैं। तो यहीं तक आप लोगों का क्वेश्चन था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।